नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। आज दो मुद्दों पर हम महासंग्राम में चर्चा करेंगे। एक जम्मू कश्मीर से और दूसरा मुद्दा हिमाचल से होगा। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। विपक्ष के धरने पर गरमाई राजनीति। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने फारूक अब्दुल्लाह और महबूबा मुफ्ती की गैर मौजूदगी पर उठाए सवाल। कहा, इस तरह से वो बीजेपी को कमजोर नहीं कर सकते। डीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी धरने को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी से समझी जा सकती है विपक्ष की गंभीरता। बिहार की तरह हिमाचल प्रदेश में भी जोर पकड़ रही है जातीय जनगणना कराने की मांग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जातीय जनगणना केवल औपचारिकता। हिमाचल में जाति के बारे में हर कोई जानता है। राष्ट्रपति मुर्मू का कश्मीर दौरा। कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में की शिरकत। 400 से अधिक छात्रों को बांटी गई डिग्रियां। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। पंजाब के मोगा में एनआईए की कार्रवाई। लखबीर सिंह रोडे की संपत्ति की जब्त। एनआईए द्वारा जब्त किए जाने वाली यह तीसरी संपत्ति। तो महासंग्राम 2024 में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू में हुई विपक्षी दलों की बैठक की। और इस बैठक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जी हां, विपक्षी दलों के एक दिवसीय धरने में फारूक अब्दुल्लाह और महबूबा मुफ्ती जैसे दिग्गज नेताओं के नहीं आने के बाद राजनीति शुरू हुई है। इस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इन विपक्षी दलों पर निशाना साधने की बारी डीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद की थी। उन्होंने कहा कि धरने में बड़े नेताओं का ना आना ही इन पार्टियों की गंभीरता को बयान करता है। इस बीच बीजेपी जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना ने भी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दिशाहीन है और यह धरना सुपर फ्लॉप रहा है। देखो, ये तो पार्लियामेंट में कहना चाहिए था और जिन लीडरों ने कॉल दी थी वो खुद ही गायब थे, तो इसकी सीरियसनेस आप जान दीजिए। ना ही मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा वहां पहुंची क्योंकि वहां लोग ही नहीं आए। वरना धरने का ऐलान तो मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया था कि जम्मू में 10 तारीख को धरना देंगे और मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा। लेकिन बड़ी हैरानगी हो गई कि ना मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब वहां पहुंचे और ना ही मोहतरमा मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा पहुंचे। तो धरने में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे दो बड़े चेहरों का ना होना, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी तो इस पर सवाल उठा ही रही थी, लेकिन डीपीएपी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। आखिर इन दो बड़े चेहरे क्यों नहीं पहुंचे? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में बताया जाता है कि वो बीमार थे, इस वजह से स्वास्थ्य को लेकर इस धरने में नहीं पहुंचे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि फिर महबूबा मुफ्ती इस धरने में क्यों नहीं पहुंची और इसके अलावा उमर अब्दुल्ला भी इस धरने में नहीं थे। तो इस वजह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब विपक्ष मजबूती की बात कर रहा है तो इस धरने में ये बड़े जो नेता हैं क्यों नहीं पहुंचे, इसी पर चर्चा करेंगे। जम्मू से मनोज कौल, इनपुट एडिटर, मेरे सहयोगी इस वक्त जम्मू से जुड़ रहे हैं, उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मनोज, विपक्ष का धरना हुआ, जोरदार धरना था और इस धरने की तैयारियां काफी पहले से चल रही थी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठाया जा रहा है कि इस धरने के जो रूहे रवां थे, जो इस धरने के सरपरस्त थे, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, चाहे उमर अब्दुल्ला की बात करें या फिर मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की बात करें, इन लोगों के ना होने पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। अब हो रहा है, देखें जब 2 अक्टूबर को जहाँ मीटिंग हुई थी जम्मू में इन अपोजिशन पार्टीज़ की, तो उसमें जब एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, महबूबा मुफ्ती थी, CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी थे और वकार रसूल वानी थे, जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो सब ने मिलकर ये उस वक्त ऐलान किया था कि जो यहाँ पर इलेक्शंस नहीं करवाए जा रहे हैं, उसके लिए ये अपोजिशन जमातें 10 अक्टूबर को जम्मू में एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगी और उसका मकसद यही होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बहाल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया जाए और यहाँ जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके इलेक्शंस करवाए जाएं, चाहे वो असेंबली के चुनाव हों, चाहे वो पंचायत के चुनाव हों या फिर ULB के चुनाव हों। और कल जब हमने देखा कि जिस तरह से ये धरना जम्मू में दिया गया, उसमें पहले ये बताया गया कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला भी इसमें शरीक रहेंगे, लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया तो उसके बाद से जो हमने देखा कि जो लोकल लीडर्स थे, सिर्फ 2-1 को छोड़ के, जिसमें मोहम्मद यूसुफ तारिगामी CPIM के और कांग्रेस के वकार रसूल वानी वो थे, और बाकी जो पार्टीज थी उनके जो लीडर्स या एक्स लेजिस्लेचर्स थे या एक्स MLAs थे या फिर एक्स मिनिस्टर्स थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जैसे ये खबर आई कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती इस धरने में शामिल नहीं होंगे, तो चारों तरफ एक जिम्मेगोइयाँ शुरू हो गई कि आखिर क्या वजह है कि वो इस धरने में शामिल नहीं हुई हैं। तो जब हम ये कवर कर रहे थे तो उसके बाद मैंने कई लीडरों से ये सवाल पूछा कि आखिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती क्यों नहीं थी, क्योंकि दोनों जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जब उन्होंने ये ऐलान किया था कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा जिसमें ये सब लीडर शामिल होंगे। तो अलग अलग तरह के जवाब वहां मिले हमें। तो कुछ लीडरों का ये कहना था कि जो धरना था, धरने के लिए जो परमिशन मिलनी थी वो देर से मिली, इसकी वजह से वो शामिल नहीं हो पाए। जिसमें PDP के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे मैंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि जो परमिशन थी वो देर से मिली, इसलिए उनकी शिरकत मुमकिन नहीं हो पाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी यही कहना था। लेकिन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से जब ये पूछा तो उनका ये कहना था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जो तबीयत है वो ठीक नहीं थी, वो तबीयत उनकी नासाज थी, जिसकी वजह से वो शामिल नहीं हुए। तो ये भी उनसे ये जब मैंने पूछा कि अगर उनकी तबीयत नासाज थी तो फिर महबूबा मुफ्ती क्यों इस धरने में शामिल नहीं हुई, तो उसमें उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि आप देखें कि जो जितने भी लीडर्स पार्टीज के थे, लोअर रैंक लीडर्स, वो सबके सब थे, तो इसलिए ये जरूरी नहीं है। लेकिन सवाल सबके मन में, सबके जहन में यही था कि आखिर अगर उन्होंने ये ऐलान किया था तो फिर वो क्यों इसमें शामिल नहीं हुए। तो उसे ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी पर्दादारी है। शायद इन दो लीडर्स के बीच में, जिस तरह से हमने देखा पहले भी कई ऐसे बयानात आए हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के जो लोअर रैंक जो लीडर्स हैं वो तो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते आए हैं। चाहे PAGD की बात हो, उसमें भी कुछ एक आध महीना पहले ये बताया गया था, जो PDP की तरफ से एक बयान आया था जिसमें ये कहा गया कि वो सीरियस नहीं है, और उसके बाद दोनों तरफ से ये बयानात आए कि फिर ये कहा गया कि PAGD जो है, जो ये दो अलग अलग जमातें हैं, उसकी वजह से शायद कई लीडरों ने इस तरह की बात की होगी, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जिस तरह से वो कल इस मीटिंग से गैर हाजिर रहे, उससे आज फिर चिमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। और यहाँ DPAP हो या फिर BJP, जैसा कि आपने पहले ही कहा कि BJP तो पहले ही सवाल उठाती रही है। कल भी उनका ये कहना था कि ये जो पार्टीज आज प्रोटेस्ट पे बैठी हैं, धरना पे बैठी हैं, तो वो अपने लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये रविंदर रैना ने कल कहा था, और आज उन्होंने ये साफ कर दिया कि जब वो दोनों लीडर, चाहे महबूबा मुफ्ती की बात हो या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, जब वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होते, इस धरने में शामिल नहीं होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये शो फ्लॉप था। और यही सवाल मैंने आज गुलाम नबी आज़ाद से पूछा था कि ये मीटिंग जो हो रही है, तो गुलाम नबी आज़ाद ने साफ लफ्जों में ये कहा कि अगर उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल नहीं होती हैं तो उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इस मामले में कितने गंभीर हैं। यानी उन्होंने इन पार्टीज के इरादों पर ही शक जाहिर किया। तो अभी पूरे सियासी गलियारों में यहाँ ये खबरें गश्त कर रही हैं, यही पूछा जा रहा है बार बार कि आखिर अगर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि वो धरने में एक साथ बैठेंगे, तो फिर ये दोनों लीडर इस धरने में क्यों नहीं बैठे हैं। उसका साफ ये मतलब है जो कि वो पार्टियां उठा रही, चाहे BJP हो या फिर वो पार्टियां जैसे DPAP है जो उसमें शामिल नहीं थी। बिल्कुल मनोज, अब देखिए वजह कोई भी हो, जो एक बात आपने कही कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, ये तो अब वही लोग सही जानते हैं। लेकिन इतना जरूर है,
आपने बड़े मतलब इस धरने के बड़े चर्चे थे। कई दिन पहले आपने अपोजिशन पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद रहे, महबूबा मुफ्ती भी उस मीटिंग में मौजूद रही, जो बड़े चेहरे थे सभी उसमें मौजूद थे। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस धरने में ना पहुंचकर, यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती इस धरने में ना पहुंचकर, वजह कोई भी रही हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बीमार थे या महबूबा मुफ्ती का कुछ बिजी शेड्यूल रहा होगा, लेकिन आपने एक मौका दे दिया है, बीजेपी को आपने एक मौका दे दिया है, डीपीएपी अपनी पार्टी या जो दूसरी पार्टियां जो अपोजिशन पार्टियां थी जो इस अपोजिशन के धरने में शामिल नहीं थी या अपोजिशन गुट में नहीं थी, उन्हें आपने एक मौका तो दे दिया है कहने का। और यही वजह थी जिसका आपने अभी आप जिक्र कर रहे थे गुलाम नबी आजाद साहब का, कि उन्होंने भी तंज किया है, उन्होंने भी सवाल उठाया है। तो एक मौका तो अपोजिशन पार्टियों ने दिया है। जी हाँ, बिल्कुल अबू हुरैरा है। देखें, आज जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये कहा गया है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तबीयत नासाज थी, तो महबूबा मुफ्ती क्यों नहीं आई, ये सवाल पूछा जा रहा है। ये भी खबरें हैं कि शायद जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि ये जो ग्रुप है उसके चेयरमैन है, उनकी सदारत में ही ये सब कुछ मीटिंगें भी हुई और उसके बाद ये जो धरने का ऐलान हुआ था जिसमें सब शामिल थे, जैसा मैंने कहा जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सब शामिल थे। अगर उनकी तबीयत नासाज थी तो फिर आखिर क्या वजह रही कि महबूबा मुफ्ती इस धरने में शामिल नहीं हुई। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि अपोजिशन इन जमातों ने बाकी लोगों को जो इसमें शामिल नहीं थे, चाहे वो बीजेपी हो या फिर वो नॉन बीजेपी जमातें जो कि इस धरने में शामिल नहीं थी, उनको एक मौका जरूर दे दिया है। ये सिर्फ इन अपोजिशन जमातों की ही बात नहीं है जो इसमें शामिल नहीं थी, बल्कि हमने ये भी देखा कि जो आम लोग हैं, जो आम वर्कर हैं जो उस रैली में शामिल थे, वो भी ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर वो क्यों नहीं, हालांकि वजूहात का पता किसी को नहीं मालूम। हमने बारहा कोशिश करी कि पता लगाया जाए कि आखिर क्या वजह है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो मीटिंग हुई थी उसमें वो सब खुल के बताने से तो रहे, क्योंकि वो अपनी बात, अंदर की बात जो है वो शायद बताने में यही समझते थे कि अगर वो सही बात बताएंगे तो उससे शायद उनके राज खुल जाएंगे। लेकिन जो बाकी जमातें हैं उनके लिए एक मौका जरूर है ये बताने का कि अपोजिशन जो कि ये दावे करती है कि वो एक साथ हैं, अगर वो एक साथ होते तो क्या वो एक साथ इस धरने में शामिल नहीं होते, क्या उनकी जो टॉप लीडरशिप है क्या वो इसमें शामिल नहीं होती। यानी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तजाद है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो ये दोनों शामिल नहीं हो पाए। और मनोज जो बात रविंदर रैना ने कही है, जी जो बात रविंदर रैना जी ने कही, उन्होंने कहा कि इसी से अपोजिशन की संजीदगी और गंभीरता पता चलती है। एक तरफ अपोजिशन कह रहा है कि वो बहुत मजबूत है बीजेपी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए मनोज की 2019 के बाद जब 370 खत्म हुआ था उसके बाद ये कोई सबसे बड़ा पॉलिटिकल धरना था जो जम्मू में हुआ, लेकिन उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का ना पहुंचना वाकई में अपोजिशन की संजीदगी और उसकी जो गंभीरता है उसको भी एक तरह से दर्शाता है। जी हाँ, बिल्कुल अबू हुरैरा। देखें, आज जिस तरह से जो बड़ा चढ़ा के इन्होंने पेश किया था और ये कहा था कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो दबाव बनाएंगी। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये अगर अपोजिशन जमातें, ये जो जमातें थी, अगर ये इकट्ठी हुई थी तो उसका मकसद क्या था। मकसद ये था, जो जैसा उन्होंने कहा था कि आप सरकार पे दबाव बनाएंगे, सरकार के दबाव के साथ साथ आप चुनाव कमीशन को भी एक ये मैसेज दे देंगे कि यहाँ अपोजिशन एक साथ है और यहाँ अपोजिशन चुनाव कराना चाहती है जल्द से जल्द। और अगर आप उस मामले को लेकर एक साथ नहीं आते हैं, अगर ये दो लीडर उस धरने से गायब रहते हैं, उस धरने में शमूलियत नहीं करते हैं, शामिल नहीं होते हैं, तो साफ जाहिर है कि जो सरकार पे ये दबाव बनाना चाहते थे, या अगर ये बीजेपी और बाकी जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं बीजेपी की, उन पे दबाव बनाना चाहते थे कि हम एक साथ हैं और हम आपका मुकाबला कर सकते हैं, आपके लिए जो सियासत करना है उसको हम मुश्किल कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये उस
काम में फेल हो गए, वो मैसेज देने में ये नाकाम रहे। क्योंकि अगर आप जो टॉप लीडर्स ही उसमें शामिल नहीं होते तो उसका मतलब ये है कि जो आप दावे करते हैं वो हकीकत में नहीं है। आप ये कहते हैं कि हम एक साथ हैं, कुछ इश्यूज हमारे होंगे, हम पार्टी की जो सियासत है उससे ऊपर उठ के काम करेंगे। एक हमारा जो ये मिशन है कि जहां जमहूरियत बहाल हो, जैसा कि वो दावा करते हैं। तो अगर ये सब मुद्दा है, अगर ये वाकई वो इस बारे में संजीदा हैं, तो संजीदगी का मुजाहरा इस बात से होता है कि और वो मनोज जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो इस बात का ऐलान करते हैं, वो शायद इस धरने में शामिल होते हैं। अगर वो शामिल नहीं होते हैं तो उसे ऐसा लग रहा है कि वो गैर संजीदा हैं, जैसा कि गुलाम नबी आजाद ने हमारे साथ बातचीत के दौरान कहा। बिल्कुल मनोज, क्योंकि अब अपोजिशन ने एक मौका दे दिया है, चाहे बीजेपी हो, चाहे डीपीएपी हो या दूसरी जो पार्टियां हैं, इन्हें जब मौका दे ही दिया तो इसमें बहुत सी चीजें निकल कर आ रही हैं कि महबूबा मुफ्ती या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आखिर क्यों नहीं पहुंचे। अब इसमें मनोज एक चीज बड़ी दिलचस्प ये निकल कर आ रही है कि अब आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अनंतनाग की जो सीट है उस पर हो सकता है कि महबूबा मुफ्ती हो सकता है चुनाव लड़ने का मूड बना रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वहां से चुनाव लड़ सकती है। एक ये भी बड़ी वजह निकल कर आ रही है, चीजें तो बहुत सी निकल कर आ रही हैं, लेकिन एक बड़ी वजह निकल कर आ रही है कि एक सियासी एक ये वजह भी हो सकती है कि अनंतनाग की सीट को लेकर भी हो सकता है महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं पहुंचे। तो बहुत सी बातें निकल कर आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल अब हो रहा है। देखें, ये सबसे बड़ी अहम बात है, क्योंकि जब हमने देखा कि जब इंडिया अलायंस बना, इंडिया अलायंस में जो वर्किंग ग्रुप बना, तो उसमें दोनों उमर अब्दुल्ला जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और महबूबा मुफ्ती प्रेसिडेंट जो हैं पीडीपी की, तो उसके मेंबर बनाए गए। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया कि मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए, यानी जो उम्मीदवार, जिस पार्टी का उम्मीदवार जिस हलके से कामयाब हुआ है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से कामयाब हुआ है, उसी को मैंडेट दिया जाए। और वो ये बात उन्होंने दोहराई भी जब उन्होंने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो उससे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पीडीपी की जो बात है या जो महबूबा मुफ्ती की बात है, ऐसी भी खबरें गश्त कर रही हैं कि अगर इंडिया अलायंस है तो महबूबा मुफ्ती और उसकी पार्टी ये चाहती है कि महबूबा मुफ्ती को अनंतनाग लोकसभा हलके से चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन उमर अब्दुल्ला वो रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से जो जब ये सरकार गिरी थी, जो पिछली सरकार थी बीजेपी और पीडीपी की, तो उसके बाद पीडीपी में लीडरों का एक इनखलासा शुरू हो गया। जितने भी उनके लीडर्स थे, जो मंत्री भी थे, उनमें से कई मंत्री थे, एमएलएज थे, वो पार्टी छोड़ के चले गए, तो जिससे पीडीपी काफी कमजोर हो गई। और हमने देखा कि तब से लेके अब तक उमर अब्दुल्ला को ऐसा लग रहा है कि साउथ कश्मीर, जो कि पीडीपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत बनाने में कामयाब हो चुकी है। और वो ये मौका गंवाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि चाहे अनंतनाग की सीट हो, श्रीनगर की सीट हो या फिर बारामूला की सीट हो, तीनों सीटों से उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ें। क्योंकि यहाँ बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उमर अब्दुल्ला को सिर्फ पार्लियामेंट चुनाव नहीं लड़ना, असेंबली चुनाव भले ही देर से हों, जब भी होंगे, तो कश्मीर वैली की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में सबसे बड़ा हम ये कह सकते हैं कि मुकाबला होगा। तो उमर अब्दुल्ला ये नहीं चाहते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर महबूबा मुफ्ती अनंतनाग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनका जो खोई हुई जो जमीन है वो दोबारा वापस आ सकती है, जो उमर अब्दुल्ला के लिए असेंबली चुनाव में एक अड़चन बन सकती है। इसलिए उमर अब्दुल्ला जिस तरह से ये कहते आए हैं कि स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए, वो एक बड़ी वजह मानी जाती है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कुछ ऐसी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज यही है कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि वो अनंतनाग से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही ज्वाइंट कैंडिडेट वहां फील्ड किया जाए, लेकिन पीडीपी ये चाहती है कि बिल्कुल। और मनोज देखिए ये चीज बिल्कुल मनोज, अगर ये चीज है तो आप ये मान लीजिए, क्योंकि अभी तक तो ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद एक ये भी वजह हो सकती है, सियासी वजह, और सियासत में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर इस तरह के इशारे मिल रहे हैं तो ये इशारा जो इंडिया अलायंस जो बना है, जिसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, तमाम पार्टियां शामिल है, ये उनके लिए भी इशारा बहुत अच्छा नहीं आने वाले दिनों में जब लोकसभा के चुनाव होंगे।
जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है। कोई ऐसे राज्य भी हैं जहां इंडिया ब्लॉक जो है, जहां पर उन्हें ऐसा लगता है कि वो सब पार्टी एक साथ हैं और जॉइंट कैंडिडेट्स वो कर रहेंगे, यानी प्री पोल अलायंस होगी और उसके बाद वो कामयाब हो सकते हैं, तभी वो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर में भी ऐसा है। अगर और जम्मू कश्मीर में अगर ऐसा होता है तो अगर कहीं पर भी कोई भी इस तरह की खबरें आती हैं कि जो इंडिया अलायंस में जो पार्टियां शामिल हैं उनके बीच में सहमति नहीं बन पा रही है, तो वो सिर्फ उस राज्य की या उस एरिया की के लिए खतरा नहीं है, वो पूरे देश भर में जो अलायंस बनाया गया है, जिसको ये कहते हैं कि काफी मजबूत अलायंस है, वो दावा करते हैं, उसके लिए भी ये काफी घातक साबित हो सकता है। क्योंकि अगर एक जगह पे इस तरह की खबरें आती हैं, ऐसा लगता है कि भाई जहां पर इन दो पार्टीज के या तीन पार्टीज के बीच में किसी तरह की मफाहमत नहीं हो पाती है, अलायंस नहीं हो पाती है, तो कहीं और भी उस तरह की जो बातें हैं वो सामने आ सकती हैं, जो ओवरऑल नेशनल लेवल पे, कौमी सतह पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी इंडिया अलायंस के लिए एक अच्छी बात नहीं है, एक शुभ संकेत नहीं होगा उनके लिए। ये हो सकता है कि यहाँ से एक जैसे चिंगारी भड़के और कई और जगह पर भी जो इंडिया अलायंस है उसके लिए एक खतरा बन सकता है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना यह अहम होगा कि इस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती की तरफ से कोई सफाई आती है या नहीं आती, ये देखना भी बहुत अहम होगा। लेकिन एक मौका अपोजिशन जिस मजबूती की बात कर रहा था, जिस संजीदगी की बात कर रहा था, उस पर एक मौका जरूर सरकार को मिला है, बीजेपी को मिला है, या अपोजिशन में जो पार्टियां अपोजिशन की नहीं शामिल थी उन्हें भी अब इस पर तंज करने का और इस पर कमेंट करने का एक मौका जरूर हाथ लगा है। चलिए अब महासंग्राम 2024 के दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ेंगे और दूसरा मुद्दा हिमाचल से है। हम आपको बता दें कि बिहार की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी जातीय जनगणना कराने की मांग जोर पकड़ रही है। कांग्रेस के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो खुलेआम मुख्यमंत्री से जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जातीय जनगणना केवल औपचारिकता है, क्योंकि हिमाचल में जाति के बारे में हर कोई जानता है। उन्होंने कहा कि राजनीति और जातीय जनगणना दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे राजनीति और चुनाव। जब समय आएगा तो ये चलता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। राजनीति कुछ और तरीके की है, जातिगत जनगणना अलग आधार है और राजनीतिक चुनाव अलग आधार है। इसमें अपना दृष्टिकोण कहने का होता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना दृष्टिकोण रखा है। हिमाचल में पता है सबको जातियों का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो फॉर्मेलिटी करते हैं सबको पता है कि कौन है। हिमाचल तो वैसे भी सबको सब लोगों को पता होता है। तो बिहार की तरह से अब हिमाचल में भी ये आवाज उठ रही है कि जातीय जनगणना यहां पर भी कराई जाए, क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे, जितने मुख्यमंत्री थे, उनकी एक मीटिंग हुई थी, सीडब्ल्यूसी की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कहा गया था कि बिहार की तरह से कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं वहां पर जातीय जनगणना करवाया जाएगा। लेकिन इस पर अब सीएम सुक्खू का बयान आया। उन्होंने कहा है कि ये एक औपचारिकता की तरह से होगा और इसे सभी लोग जानते हैं कि हिमाचल में जातीय जनगणना जो है या जो जाति है वो किस तरह से है। तो ये दो अलग अलग चीजें, और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हिमाचल से हमारे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनके पास चलेंगे। रणवीर इस वक्त हिमाचल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। रणवीर, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना का जो डेटा था वो सामने आया और उसके बाद अब इस पर राजनीति चल रही है, और अब खबर यह भी मिल रही है कि जो फॉर्मूला बिहार का था उसी तरह से हिमाचल में भी कांग्रेस के अंदर, सरकार के अंदर यह बात उठ रही है कि जातीय जनगणना हिमाचल में भी कराई जाए। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है रणवीर? देखिए, हिमाचल में जो जातिगत जनगणना है वो होगी, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस आला कमान की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया। उसके बाद मुख्यमंत्री का यहाँ पर बयान आया कि औपचारिक होगा, क्योंकि सभी यहाँ पर जानते हैं। ये बात सही है कि हिमाचल में इस जातिगत जनगणना का कोई ज्यादा असर पड़ेगा नहीं। अगर हम विधानसभा के लिहाज से देखें, विधानसभा चुनावों या विधानसभा सीटों के लिहाज से देखें, जो 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो एससी
के लिए है और जो 3 जो विधानसभा क्षेत्र है वो एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। और इसमें ओबीसी की अगर हम बात करें तो ये उतना ज्यादा नहीं है कि कोई सीट आरक्षित यहां पर की जाए, लेकिन जिस तरह से अब कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है जी। तो ये अब यहां पर लागू होगा। लेकिन यहां पर सियासत भी बहुत ज्यादा इस पर हो रही है। सोमवार को भाजपा के जो प्रदेश सह प्रभारी है संजय टंडन, उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने भी वही बातें कही हैं जो भाजपा के शीर्ष नेता कह रहे हैं कि ये जो है ये तुष्टीकरण के तहत किया जा रहा है, जो कांग्रेस की नीति रही है। भाजपा के नेता ये कह रहे हैं और डिवाइड एंड रूल की बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन यहाँ पर 2 कैबिनेट मंत्रियों के बयान सामने आए हैं, जिसमें हर्षवर्धन चौहान है और जगत सिंह नेगी। हर्षवर्धन चौहान का ये कहना है कि उन्होंने भी यही बात कही, आरोप जो है भाजपा पर लगाए कि ये जो है सिर्फ राजनीति की जा रही है बांटने की। और जगत सिंह नेगी ने तो ये कहा कि हिंदू मुसलमान की राजनीति भाजपा करती है। जातिगत जनगणना को लेकर उनकी तरफ से ये कहा गया कि हिमाचल में तो इस तरह की जो है कोई स्थिति नहीं है। लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो हिमाचल में 4 लोकसभा की सीटें हैं और उनमें से 1 सीट जो शिमला संसदीय क्षेत्र है यही जो है एससी के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पर जातिगत जनगणना अगर होगी, उसके आंकड़े किस तरह से निकल कर आएंगे उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि हिमाचल में जो चुनावी राजनीति है वो कोई ज्यादा असर जो जाति है वो ज्यादा असर डालती नहीं है। और इस बड़े खेल को अगर देखें तो जाहिर सी बात है कि भाजपा का अपना एजेंडा है राजनीति का, वो हिंदुत्व की तरफ जाती है। तो यहाँ पर कांग्रेस की मंशा को इस तरह से समझा जा सकता है कि उसकी काट क्या है। उसकी काट ये है कि हिंदुओं के भीतर जो है बहुत हिंदू समाज जो है जातियों में बटा हुआ है। तो इसको इस तरह से देखा जा सकता है। लेकिन जहां तक हिमाचल का सवाल है तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा कि सब जानते हैं कि कौन किस जाति से है, और यहाँ पर ये एक तरह की अगर यहाँ पर जनगणना होगी भी तो वो औपचारिकता ही रहेगी। राजनीति के साथ जो है सीधा संबंध अभी तक तो देखा नहीं गया है। अब बिल्कुल रणबीर, जिस तरह से इस पर सीएम सुक्खू का बयान देखें, आज जिस तरह से उन्होंने मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने इस पर बयान दिया और उन्होंने खुद कहा, जो आप अभी बता रहे थे कि सीएम ने कहा कि सभी यहाँ पर जातियों के बारे में जानते हैं। तो ये सीएम के नजदीक बहुत ज्यादा गंभीरता या संजीदगी से वो नहीं ले रहे। उन्होंने खुद कहा कि एक होगी जातीय जनगणना, लेकिन ये एक औपचारिक होगी। जी हाँ, उनके बयान से लगा कि वो ज्यादा इसको लेकर चिंतित नहीं है। पार्टी का फैसला है वो तो मानना पड़ेगा। लेकिन जो सवाल सीधे तौर पर उनसे पूछा गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी ने जब कहा तो सभी जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर जातिगत जनगणना होगी, तो यहाँ भी और जहां जहां हिमाचल और ये भी उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कि जहां कांग्रेस की सरकार बनेगी वहां पर भी जातिगत जनगणना होगी, तो यहां पर भी करवानी पड़ेगी। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह को लेकर कि कोई स्पेसिफिक जो है टाइम इसमें नहीं दिया गया कि इतने समय में या अब शुरू की जाएगी, प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी, या इस साल में होगी या अगले साल होगी या लोकसभा चुनावों के बाद होगी। कोई टाइम फ्रेम अभी ऐसा राज्य सरकार की तरफ से बनाया नहीं गया था। बिल्कुल सही आपने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान से लग यही रहा है कि वो ज्यादा जो है गंभीर इस पर नजर नहीं आ रहे, क्योंकि दूसरा जो हिमाचल की जो राजनीति है वो इस तरह की रही नहीं है कि जाति के आधार पर जो है जो चुनावी राजनीति प्रभावित हो। तो यही कारण है कि शायद एक औपचारिकता यहाँ पर पूरी कर ली जाएगी।
बिल्कुल रणबीर, जिस तरह से सीएम का ये बयान है और इससे ये भी जाहिर होता है कि जातीय जनगणना का हिमाचल के आने वाले चुनाव पर, लोकसभा चुनाव पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि बिहार में जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का एक टारगेट था कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना होगी, उसका जो डेटा आएगा उसका फायदा या नुकसान जो होगा लोकसभा के चुनाव में होगा। लेकिन यहाँ पर सीएम खुद समझ रहे हैं कि जातीय जनगणना का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि पार्टी आला कमान ने कहा है कि जातीय जनगणना कराना है, इस वजह से शायद वो कराएं। लेकिन आने वाले चुनाव में इसका बहुत ज्यादा फायदा एक तरह से पार्टी को होता नहीं, एक तरह से दिख रहा है। जी हाँ, यहाँ पर चलता भी नहीं है। हिमाचल में देखिए आप, चाहे कोई धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या अन्य किसी प्रलोभन में आप जो है वोटरों को लुभाने की कोशिश करें, तो वो हिमाचल में आज तक देखा नहीं गया है। अगर हम 2014 के चुनावों की बात कर रहे हैं तो देखिए उस वक्त मोदी लहर थी। लोकसभा चुनावों में पूरी तरह से यहाँ जो चारों की चारों सीटें हैं वो भाजपा ने जीती। यहाँ की जनता ने समर्थन जो है भाजपा को दिया, भले ही यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। 2019 में भी यहाँ से भाजपा ने ही जीत दर्ज की थी, लेकिन जैसे ही मंडी सीट की अगर हम बात करें, वहां पर उपचुनाव हुआ तो वहां की जनता ने भाजपा को नकारा और कांग्रेस को वोट दिया। तो कुल मिलाकर हिमाचल में जो जातिगत आधार पर जो है राजनीति होती है, लेकिन वो इतने बड़े स्तर पर या इतने बड़े पैमाने पर वो असर डालेगी ये नहीं होता, लेकिन क्षेत्र विशेष तक ये सीमित रहता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया है, भले ही उन्होंने काफी गंभीरता से नहीं कहा कि हाँ, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा तो तुरंत हो सकता है कि मुख्यमंत्री कहें कि जल्द से जल्द हम ये इस कार्य को पूरा करेंगे, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा नहीं गया। दूसरी बड़ी बात, हिमाचल जो है बेहद छोटी स्टेट है। लोकसभा चुनावों के हिसाब से देखें तो सिर्फ 4 ही सीटें यहाँ से हैं, तो कोई बड़ा संदेश हिमाचल से लोकसभा चुनावों के लिहाज से जाएगा नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि जो विशेष परिस्थिति थी जब उपचुनाव यहाँ पर हुआ था, तो यहाँ से प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की थी, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है यहाँ हिमाचल से देखा गया था, क्योंकि भाजपा ने जो मंडी सीट जीती थी वो 4,05,000 से ज्यादा मतों का तो मार्जिन था, उस लीड को कम किया, फिर जीत हासिल की। तो यहाँ पर जाति के आधार पर जो है उतना असर चुनावी राजनीति पर अभी तक देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर अब जातिगत आधार पर जनगणना कब होगी उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, जाहिर सी बात है कि अब इस पर, क्योंकि सीएम की तरफ से बयान भी आ गया है, कांग्रेस आलाकमान ने एक तरह से कहा भी है कि कांग्रेस के जो राज्य है वहां पर जातीय जनगणना होगी। लेकिन क्या सुक्खू सरकार इस पर कितनी जल्दी कदम उठाती है? आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या लोकसभा चुनाव से पहले ही सरकार ये कदम उठाती है, लोकसभा चुनाव के बाद ये कदम उठाए जाएंगे? ये रणबीर देखना बहुत अहम होगा। रणबीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो चलिए, आज महासंग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब में ड्रग तस्करी केस में कार्रवाई हुई, एक बड़ा नशा तस्कर गिरफ्तार हुआ है। 30 किलो कोकीन बरामदगी का मामला है। 4.94 यानी 4 करोड़ 94 लाख की ड्रग मनी भी जब्त की गई है। तो ड्रग तस्करी से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मामला, पंजाब में ड्रग तस्करी केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। एक बड़ा नशा तस्कर गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 30 किलो कोकीन बरामद की गई और इसके अलावा तकरीबन 5 करोड़ की ड्रग मनी भी इस तस्कर के पास से गिरफ्तार की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब से बड़ी खबर है, जहां पर ड्रग तस्करी केस में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। एक बड़ा नशा तस्कर गिरफ्तार किया गया है। 30 किलो कोकीन बरामद की से मामला जुड़ा हुआ है और तकरीबन 5 करोड़ की ड्रग मनी भी बरामद की गई है। तो चलिए, महासंग्राम 2024 में भी फिलहाल इतना ही, लेकिन बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।